नमस्कार। आज आप लोगों को गैसीय नियम पर आधारित कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने गैसीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिए थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शायद देखा होगा और उसको अपने नोटबुक पर नोट भी किया होगा। अगर जिसने नहीं किया वो जरूर नोट कर ले, ठीक है। और आज हम गैसीय नियमों पर आधारित गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के को लेकर के आए हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि किसी गैसीय अणु की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो किस प्रकार से बदलती है और उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस नियम को क्लाउजियस और फ्रोनियर ने दिए थे और इस नियम पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, जैसे गैसीय अणु जो है स्वतंत्र होते हैं। सब लोग जानते हो कि गैसीय अणु स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो और उसके अणुओं के बीच जो अंतर आणविक अवकाश होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। और एक दूसरे की कोई मतलब उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अणु डिफरेंट दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में वो गति करते रहते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं तो उसी आधार पर इनकी अलग अलग हम वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। इनके अणुओं की प्रत्यस्तता बहुत कम होती है और एक दूसरे के बीच में जब कोई बल नहीं लगता है तो इसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इसी आधार पर हम लोग गैसीय अणुओं की गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हम उसके गतिज ऊर्जा या उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की गणना करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसकी गति ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। गैसों की गतिज समीकरण, गैसों का गतिज समीकरण, गैसों का गतिज समीकरण, गतिज समीकरण। तो गतिज समीकरण में जब हम लोग देखते हैं कि PV = 1/3 mn/u², ये एक समीकरण आप बना लीजिए, mn/u²। यहां पर P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, ठीक है। M क्या है, अणुभार है, N संख्या है, U वेग है, प्रारंभिक वेग कह सकते हो, क्या है, प्रारंभिक वेग। इस आधार पर जब हम किसी गैस की रूट मीन, वर्ग माध्य मूल वेग निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, तो इसमें वर्ग माध्य मूल वेग, इसको URMS, R मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसमें इस प्रकार से है, जैसे सपोज U1² प्लस U2² प्लस U3² सो ऑन, ठीक है, UX² अपॉन X, इस तरीके से निकाला जाता है। और अब हम इसी फार्मूले से जब इसको कोरिलेट करते हैं तो देखिए किस प्रकार से फार्मूला चेंज होता है कि एक, जैसे ये समीकरण हमने एक बनाया था, उसी आधार पर अगर हम ऐसे लिखते हैं 1/3 mn को हम अलग से लिख ले, W = भार, कुल भार, गैसीय अणु का कुल भार जो अणु है उसमें कुल भार बराबर होता है m × n, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, mn को WU² लिख सकते हैं, समीकरण 2 है, ठीक है ना। और आप लोग सभी लोग जानते हो गैस समीकरण क्या है, कि गैस समीकरण बराबर होता है, गैस समीकरण जो आप लोग इससे पहले हमने सिद्ध भी करवाया था, तो PV = nRT, क्लियर है।
देखिए यहां पर मोलों की संख्या, ठीक है, n क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो n क्या होता है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू पदार्थ का आकार ग्राम में बट्टे पदार्थ का अणु भार, W बट्टे m। तो अगर हम यहाँ पे n के स्थान पर W बट्टे m लिख देते हैं तो समीकरण इस प्रकार से बदल जाता है, ठीक है। अब हम PV इक्वल टू W अपन m RT है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, PV इक्वल टू 1/3 W U स्क्वायर। तो हम इस दोनों समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना करने पर, जब कंपेयर करते हैं तो क्या आता है कि 1/3 W U स्क्वायर इज इक्वल टू W अपन M RT। M यहाँ पे कैपिटल रहेगा, ठीक है, क्योंकि अणुभार है, हम यहाँ कैपिटल M से डिनोट करते हैं, RT। समझ में आ रहा? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर रहे हैं। समीकरण 2 में क्या है, PV इक्वल टू 1/3 W U स्क्वायर इज इक्वल टू, समीकरण 3 में क्या है, W अपन M RT। तो यहाँ पे W कैंसिल हो गया, और यहाँ पे समीकरण U स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3RT अपॉन M। ये आ गया। तो U बराबर क्या आ जाएगा, √3RT अपॉन M। ये है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका U, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3RT अपॉन M। तो इस प्रकार से दो समीकरण और मैं आपको लिख देता हूं, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एक होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो उसके लिए लिखेंगे UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √2RT अपॉन M, 2RT अपॉन M। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी UAV, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है 8RT अपॉन पाई m। तो ये तीन समीकरण है, आपको ये तीनों समीकरण आप लोग तैयार कर लीजिए, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और हम इस प्रकार की वेलोसिटी से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और इसे सिद्ध भी कर पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखिए किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, है ना, किसी गैसीय अणु की गतिज ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हो 12mv², आप लोग पढ़े हो। तो उसी से हम काइनेटिक एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा KE इज इक्वल टू क्या होता है, 12mv² U²। ये पढ़े हो आप लोग, ये तो सब लोगों को मालूम होगा, 12m U²। अगर हम इसी समीकरण को हम गति ऊर्जा वाले समीकरण में बदल देते हैं तो (3/2 kT आता है। ये है गति ऊर्जा KE, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। ये तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल टेम्परेचर पर, ताप पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, ताप पर डिपेंड करता है। इसलिए गति आणविक सिद्धांत के आधार पर किसी गैसीय अणु की जो गति ऊर्जा है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग MNU ऐसे भी लिख सकते हैं ना, MNU² भी लिख सकते हैं, या जैसे अभी हमने लिखा था 12mv² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने गति ऊर्जा का समीकरण हमने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद आते हैं एक गैसीय नियम में महत्वपूर्ण है कि वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है। तो हमने ये बताया था कि किसी गैसीय अणु जो एक दूसरे के ऊपर, हमने ये भी पहले बताया था कि कोई बल नहीं लगाता है, लेकिन एक पार्शियल, एक बहुत ही हल्का सा बल लगता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस, वान डेर वाल्स समीकरण। तो वान डेर वाल्स समीकरण आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है। देखो वान डेर वाल्स समीकरण से हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं कि किसी आइडियल
और नॉन आइडियल, यानी कि एक आदर्श एक अनादर्श गैस के बीच में भी हम लोग समीकरण खींच सकते हैं। कि सामान्य गैस समीकरण क्या होता है? गैस समीकरण सब लोग जानते हो, गैस समीकरण बराबर होता है PV = nRT, सब लोग जानते हो। लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया, इसमें जो भी आंशिक त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को सुधारते हुए जो संशोधन किया गया उसे कहते हैं बांटर वाल समीकरण। बांटर वाल ने क्या सुधार किया? इसमें P + n² A/v² इंटू V - nV = nRT, इसे कहते हैं बांटर वाल समीकरण। इसको तैयार कर लीजिएगा। A और B, A जो है दाब में संशोधन है, दाब में संशोधन, और B जो है आयतन में संशोधन, आयतन में संशोधन। ठीक है ना? तो इस तरीके से बांटर वाल समीकरण में आयतन में ये कमी पाई गई और दाब में इतना ग्रोथ पाया गया, तो उससे ये समीकरण बनाया गया। और इसी से क्या निकाला गया? अगर कोई आदर्श गैस है, आइडियल गैस वास्तव में हमने आपको पहले बताया था कि आदर्श गैस कुछ होता नहीं है। आदर्श गैस अगर है तो एक समीकरण यह है कि PV = nRT, ये तो सही होगा। और आदर्श गैस नहीं है, अगर अनादर्श गैस है तो PV ≠ nRT, ये समीकरण निकाला जाता है। ठीक है, आदर्श गैस और अनादर्श गैस में यही बड़ा डिफरेंस होता है कि जो गैस समीकरण को पूर्ण रूप से फॉलो करता है उसे हम आदर्श गैस कहते हैं, और गैस समीकरण को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता उसे हम नॉन आइडियल गैस कहते हैं। और इसी में अगर हम बांटर वाल समीकरण में हम लोग देखते हैं तो बांटर वाल समीकरण में एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीडितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बराबर होता है nRT/PV। अगर इसका मान 1 है तो वो संपीडितता गुणांक का मान अगर 1 है तो वो आदर्श गैस है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, और इसका मान कब 1 होगा? जब दोनों बराबर होंगे। इसी से क्लियर हो रहा कि अगर जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा तभी तो इसका मान 1 होगा, और जब अगर 1 होगा तो वो क्या होगा? आइडियल गैस होगा, आदर्श गैस होगा। और 1 से अधिक या 1 से कम होने पर अनादर्श गैस। अगर वैल्यू ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1 और स्मॉल देन 1, तब वह अनादर्श गैस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी हम लोग किसी गैस को आदर्श या अनादर्श गैस के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बाद जो टॉपिक्स बच गए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में, और उम्मीद है आप लोग इसको मन से देखोगे, समझोगे, और फिर अगर ना समझ में आता तो उसको हमें लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद।